Today we will discuss fundamental analysis that we need to do for making a better trade. What are the fundamental analysis and what is fundamental analysis? You can say that fundamental analysis, it is a way of looking at the forex market by analyzing social, political, economic forces. ये आप इस तरह भी फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि अगर आपने किसी भी मुल्क की अगर आपने लेट से किसी मुल्क की करेंसी में ट्रेड करना है तो आपने उस मुल्क की इकोनॉमिक आउटलुक देखनी है। इकोनॉमिक आउटलुक देखने के लिए आपको उसके अंदर चाहिए कि उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, कंट्री की स्टेबिलिटी है इस वक्त पोलिटिकली की नहीं है, अनरेस्ट तो नहीं है, सोशल इकोनॉमिक वैल्यूज क्या है, इकोनॉमिक वैल्यूज क्या चल रही हैं, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। अगर हम इसको एक और मतलब इफ वी कैन से इन अदर वर्ड्स, इट इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग पोटेंशियल मूव्स ऑफ द करेंसी with the strength or weakness of the country economic outlook। तो इसके साथ साथ ये होता है कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस आपने करना होता है, आपको कुछ दो तीन चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कह रहे होते हैं इस कंट्री के बारे में, तो वो उस कंट्री की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को स्टडी करने के बाद आपको उसकी कंट्री की करेंसी का आइडिया होता है कि वो करेंसी कैसे बिहेव करेगी। लेट्स से कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि एक स्टडी किया जाता है किसी भी रिपोर्ट्स में, कि आपको लेट्स से एक मंथली बेसिस पे मंथली एनुअली रिपोर्ट्स निकलती हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर जनरेट कर रहा होता है और गवर्नमेंट एजेंसीज जनरेट कर रही होती हैं। उन रिपोर्ट्स के अंदर लेबर मार्केट की रिपोर्ट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की रिपोर्ट होती है, ट्रेड्स की होती है, हाउसिंग डाटा होता है, रिटेल सेल्स होती हैं। ये सारी जो है ना आपको एक रिपोर्ट्स मिलती हैं जिसमें से आप इसको स्टडी करके एक अच्छा ट्रेडर जो है उसको स्टडी करता है, उसकी कंट्री की इकोनॉमिक आउटलुक को देखता है जिस कंट्री की उसने करेंसी में ट्रेड करना होता है, ताकि उसको पता लगे कि इस करेंसी की वैल्यू आगे जाके स्ट्रांग होनी है, बेहतर होनी है, कैसे परफॉर्म करनी है। तो इन सारी चीज़ों की होती है, तो इसको हम एक बाय वन करके चलते हैं, देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करती है। लेट्स से इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट्स क्या होता है। इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट्स जो है ना प्रॉब्ली किसी भी मुल्क में उसके सेंट्रल बैंक अनाउंसमेंट्स करते हैं। जब सेंट्रल बैंक अनाउंसमेंट्स करते हैं उसकी ट्रेड की इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन क्या है, अप जाएगा डाउन जाएगा, तो उस कंट्री की जो लेट्स से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करेंसी के जो उस मुल्क की करेंसी है जिसमें इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हुए हैं। लेट्स से हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट अगर लेट्स से सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है मंथली बेसिस पे, 6 मंथली बेसिस पे, तो वो डिसाइड करता है कि इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो उससे प्रॉब्ली आपके मुल्क में जो करेंसी के ऊपर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, इस तरह की करेंसी बेहतर परफॉर्म करेगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपके पास लोग के पास इन्वेस्ट करने का उस करेंसी में ज़्यादा चांसेस होगा और वो उसकी करेंसी बढ़ेगी, बेहतर होगी। लेट से मैं इसकी एग्जांपल एक देता हूँ। लेट से अगर आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट है आज 7%, तो ये गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसकी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है 8%। और अगर आपका फॉरेन किसी मुल्क में आपका बाहर इन्वेस्टर्स बैठे हैं और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको इंटरेस्ट रेट 8% मिलेगा पाकिस्तानी करेंसी में इन्वेस्ट करने का। तो वो ये होता है कि आपकी करेंसी की स्ट्रांग हो जाती है, करेंसी काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट्स आपकी करेंसी के ऊपर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जीडीपी जो है ना रिप्रेजेंट करता है किसी भी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द सर्विसेज एंड गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि आपकी मुल्क की पूरी तरह की जो सर्विसेज होती हैं और जो गुड्स आप प्रोड्यूस करते हैं ना पूरे मुल्क में, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह जाती है कि उस मुल्क की जीडीपी ये है कि लेट से उस मुल्क में पूरे पाकिस्तान में साल में पूरी साल में सर्विसेज की वैल्यू क्या थी, जो सर्विसेज दी गई थी, और जो गुड्स प्रोड्यूस की थी उसकी टोटल मार्केट वैल्यू क्या है कि उसने किस चीज पे सेल, किस प्राइस पे सेल किया है। तो ये जीडीपी कहती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहता है। इट इज अ प्राइमरी इंडिकेटर टू गेज द हेल्थ ऑफ द कंट्री इकोनॉमी। ये कंट्री की इकोनॉमी को जज करने के लिए एक प्राइमरी इंडिकेटर के तौर पर यूज होता है। अगर ये इसके अंदर है कि अगर जीडीपी की फिगर ग्रो कर रही है ना, तो आपकी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसका मतलब बेहतर परफॉर्म कर रही है। लेट्स से ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेट्स से कि अगर आपकी आपकी मैं ये इस तरह कहता हूँ कि जिस तरह जीडीपी का मतलब मैं आपको बताया कि जीडीपी क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को। लेट्स से कि जो आपने इस पूरे मुल्क में टोटल से गुड्स कितनी प्रोड्यूस की, उसकी क्या वैल्यू है, और कितनी सर्विसेज दी हैं तो उसकी क्या वैल्यू है। जब ये बढ़ेगी इट मीन्स कि आपने ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस किए हैं और प्रॉब्ली दूसरे एंड पे उतनी सेल्स भी हुई हैं, तो वो प्रॉब्ली इकोनॉमी जो है ना वो बेहतर परफॉर्म किया है, गुड्स भी इंक्रीज हुई हैं और सर्विसेज भी ज्यादा दी गई हैं। तो जब जीडीपी आपकी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये है आपकी कंट्री इकोनॉमी भी बेहतर परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब उसमें उसमें पोटेंशियल आ गया है परफॉर्म करने का।
तो ये आपको पास इन्फ्लेशन डाटा है। अब मैं अगला जो है वो है इन्फ्लेशन डाटा। इन्फ्लेशन डाटा क्या होता है? इन्फ्लेशन डाटा जो है ना, इट इज अनदर प्राइम इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द कंट्री इकोनॉमी। ये भी इन्फ्लेशन डाटा भी अगर आप ये कंसिडर करें ना, जिस तरह जीडीपी है, ये भी आपकी इकोनॉमिक आउटलुक को गेज करने के लिए आपको बताता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है। इसी तरीके से इन्फ्लेशन डाटा भी ऐसे ही यूज हुआ जाता है। इन्फ्लेशन डाटा जो है ना, इसमें एक प्रॉब्ली जो है ना, सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो सबसे क्रूशियल इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है द चेंज इन द लेवल ऑफ रिटेल प्राइसेस ऑफ द टिपिकल गुड्स एंड सर्विसेज। लेट्स से इन्फ्लेशन डाटा में ये बात करता हूँ कि क्या इन्फ्लेशन डाटा होता है। इन्फ्लेशन डाटा होता है कि आपकी कंट्री की जो जो रिटेल प्राइस है उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है। ऊपर की तरफ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रिटेल प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगी तो इन्फ्लेशन कम हो रही है। लेट्स से आप लोग ज्यूम करते हैं कि आपकी डेली प्राइसेस में आपकी जो यूटिलिटी बिल्स हैं, खाने की चीजें हैं, फूड आइटम्स हैं, ग्रोसरी आइटम्स हैं, इनकी प्राइसेस इंक्रीज करी है, तो रिटेल प्राइसेस चेंज आ रहा है अपसाइड, बढ़ रही हैं, तो आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। इसी तरीके से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी तो प्रॉब्ली आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी। अगर इन्फ्लेशन वीक हो रही है तो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट वीक कर देती है, क्योंकि आपकी फिर उसके अगेंस्ट में ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन अ सेंस कि आप इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी। मैं इसको फिर एक दफा रिपीट करता हूँ कि क्या होता है इन्फ्लेशन डाटा। ये भी आपकी सबसे पहले तो ये होता है कि इन्फ्लेशन डाटा भी एक प्राइम इंडिकेटर है। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि जब आपके मुल्क में ये चेंज ऑफ रिटेल प्राइसेस आता है ना, वो आपको बताता है कि इन्फ्लेशन जो है आपके मुल्क में हुई है कि नहीं हुई। नीचे की तरफ गई है प्राइसेस, यानी कि आपकी प्राइसेस मार्केट में महंगाई नहीं हुई, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कम हुई है। महंगाई ज्यादा हुई है, इन्फ्लेशन ज्यादा हुई है। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो सेंट्रल बैंक अनाउंस करता है इन्फ्लेशन को चेक करने के बाद कि क्या इन्फ्लेशन के बाद हमें इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि लोगों की अगर अगर बाइंग पावर कम हो रही है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ताकि लोग ज्यादातर प्रॉफिट जनरेट कर सकें, इंटरेस्ट ले सके, और वो अपनी कंज्यूम अपनी बाइंग जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व कर सकें, जो उन्होंने चीजें खरीदनी है उसको खरीद सकें। तो इस तरह जब आप वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इसी तरह वो आपकी करेंसी पर डायरेक्टली इंपैक्ट आएगा और आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी। तो ये भी एक फंडामेंटल एनालिसिस है फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए कि वो उसकी कंट्री की इन्फ्लेशन डाटा को चेक करते हैं, जो कि रिपोर्ट्स निकलती हैं उसमें से की इंडिकेटर्स को एनालाइज करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर फिर वो जजमेंट लेते हैं कि हमें इस करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है जी एम्प्लॉयमेंट डाटा। एम्प्लॉयमेंट डाटा जो है ना, मेजर इंडिकेटर्स में है इकोनॉमी को जज करने के लिए कि इकोनॉमी की पोजीशन क्या है। बट इसमें ये होता है कि इसमें आपको सबसे पहले अगर एक फॉरेक्स ट्रेडर है वो एनालाइज कर रहा होता है किसी भी मुल्क की एम्प्लॉयमेंट डाटा की रिपोर्ट को, जो कि जनरेट होती है डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से, कि इस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट डाटा क्या था, एम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी थी, नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, जॉब्स क्रिएशन थी, क्या थी, वो सारी बारे में ना बताता है। तो सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडर क्या करता है कि एम्प्लॉयमेंट डाटा निकालता है स्टेट बैंक की रिपोर्ट से या सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट से, और उसके अंदर चेक करता है कि कितनी जॉब्स जो है ना इस साल क्रिएट की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जॉब्स क्रिएशन कितनी थी। जितनी ज्यादा जॉब्स क्रिएशन होगी इट मींस इकोनॉमी ने बेहतर परफॉर्म किया, और इकोनॉमी बेहतर हुई है तो करेंसी स्ट्रांग होगी। इसी तरह के कौन सी वर्कफोर्स जो है ना, कितने परसेंट वर्कफोर्स जो है ना एक्टिवली काम कर रही है, उसको भी चेक करते हैं कि यार ये वर्कफोर्स कितने परसेंट एक्टिवली काम कर रही है, और कितने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ, कितने लोग जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स को अवेल कर रहे हैं इस साल में। तो उससे भी आइडिया होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट आपकी अभी भी मुल्क में है तो करेंसी के चांसेस हैं थोड़ी सी लाइटली स्लाइड डाउन होने के। अगर वो नहीं होती तो फिर वो आइडेंटिफाई ये कर रहा होता है कि आपकी करेंसी स्ट्रांग है, अगर आपकी करेंसी में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो रही होती है। अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही होती है तो इसका मतलब ये है कि वो करेंसी स्ट्रांग की तरफ जा रही होती है। प्रोडक्शन एंड ट्रेड, फंडामेंटल एनालिसिस में एक ये भी होता है प्रोडक्शन एंड ट्रेड के बारे में कंसिडर किया जाता है कि इसकी रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं कि रिपोर्ट्स कैसी हैं, इसकी रिपोर्ट्स लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में, ट्रेड के बारे में कि क्या इस मुल्क में कितनी प्रोडक्शन हुई। ये भी आपकी प्रॉब्ली स्टेट बैंक्स की तरफ से निकलती है रिपोर्ट, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से निकलती है कि कितनी इस मुल्क में प्रोडक्शन हुई थी इस साल और कितनी ट्रेड हुई है, यानी कितनी आपने चीजें मैन्युफैक्चर की है और कितनी बेची हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तो इकोनॉमी की जजमेंट लेने के लिए कि इकोनॉमी की सूरत कैसी रहेगी। अगर प्रोडक्शन कम हुई है तो ऑब्वियसली डेफिनेटली ट्रेड भी कम हुई होगी, तो इसका मतलब इकोनॉमी वीक रही है। अगर प्रोडक्शन पिछले साल से ज्यादा हुई है इसका मतलब तो आपकी इकोनॉमी में एक बूम आया है, ट्रेड भी ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेड बैलेंस रिपोर्ट्स निकालने चाहिए, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स निकालने चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकालने चाहिए क्या है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा रिलीजेस है जो कि आपको हेल्प करते हैं कि ये क्या
आपको ट्रेड इसमें लेनी चाहिए, इस करेंसी को आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर तो कंट्री की गुड्स हाई डिमांड में है ना, तो उसकी करेंसी भी हाई डिमांड में है। ये प्रोडक्शन ट्रेड का रूल है कि अगर तो गुड्स हाई डिमांड में है, इसका मतलब ये है कि उसकी उसकी जो करेंसी है वो भी हाई डिमांड में है। इसका एग्जांपल ऐसे है ना कि लेट्स से अगर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, इसका मतलब आपकी चीजें बिकी हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हुई है, तो आपकी करेंसी बेहतर परफॉर्म की है। तो ये चीजें होती हैं कि आपने जो है ना चेक करना होता है। आपने इस रिपोर्ट्स में से सबसे पहले की इंडिकेटर्स को निकालना होता है जो आपकी डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है आपकी करेंसी को। अगर आप एक फंडामेंटल एनालिस्ट हैं और आपने करेंसी में ट्रेड करना है, तो आपने प्रोडक्शन ट्रेड रिपोर्ट में से अपने उन इंडिकेटर्स को निकालना है जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी करेंसी के अंदर। करेंसी को इंपैक्ट करेगी तो करेंसी की वैल्यू अप एंड डाउन जाएगी। जब प्रोडक्शन कम होगी, ट्रेड कम होगी, तो इकोनॉमी वीक होगी, इकोनॉमी वीक होगी तो करेंसी वीक होगी। प्रोडक्शन ट्रेड अप होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी तो इकोनॉमी बेहतर होगी तो करेंसी बेहतर होगी। अगला है जी रिटेल सेल्स एंड हाउसिंग डाटा। रिटेल सेल्स एंड हाउसिंग डाटा क्या होता है कि ये जो रिटेल सेल्स एंड हाउसिंग डाटा ये प्रॉब्ली मंथली बेसिस पे रिपोर्ट होता है, सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक की तरफ से होता है। ये ट्रेडर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बताता है कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग क्या है और सक्सेस ऑफ द रिटेल स्टोर्स क्या है। रिटेल स्टोर्स क्या आता है कि अब ये लेट्स से ये मंथली बेसिस पे आपने रिपोर्ट आई, आपका ट्रेडर चेक करेगा रिपोर्ट को जाके कि रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया। अगर लेट से वो ओवरऑल आपकी इस रिपोर्ट ये प्रेडिक्ट करती है कि आपकी रिटेल सेल्स जो है वो ओवरऑल उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उसकी स्ट्रेंथ है कि लेट से वो बेहतर परफॉर्म किया, उसमें कंज्यूमर स्पेंडिंग बेहतर थी, सक्सेस रिटेल स्टोर्स की बेहतर थी, यानी कि आपकी सेल्स भी ज्यादा हुई, रिटेल सेल्स ज्यादा हो गई, कंज्यूमर स्पेंडिंग ज्यादा हो गई थी। तो उसके अलावा फिर उसके अंदर हाउसिंग डाटा क्या होता है कि वो हाउसिंग डाटा आपको बताता है कि हाउसिंग डाटा आपको बताता है कि हाउसिंग इस दफा पाकिस्तान में कितने लोगों ने हाउसिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, आपने घर नए बने हैं, क्या बने हैं उसके ऊपर। लेट्स से ये सारी चीजें होती है रिटेल सेल्स एंड हाउसिंग डाटा के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि रिटेल सेल्स में लेट्स से मैं इसे एग्जांपल के साथ देता हूं कि अगर किसी मुल्क में इन्फ्लेशन हुई है ज्यादा, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे, तो वहां पे हाउसिंग के मुताबिक वहां पे लोग कम से कम इन्वेस्ट करेंगे हाउसिंग में, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो लोन लेके आप घर बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसमें इन्फ्लेशन बढ़ी है तो अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, तो इसी तरह बैंक लोन्स भी लिए जा सकते हैं आराम से। और लोन्स लेंगे तो हाउसिंग में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, इकोनॉमी बेहतर होगी और आपकी उस मुल्क की करेंसी बेहतर होगी। तो इसलिए रिटेल सेल्स एंड हाउसिंग डाटा में आपको कुछ पोर्शन होता है जो आपको डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा होता है करेंसी में। करेंसी बेहतर परफॉर्म करती है तो वो आपके उसी करेंसी बेहतर फॉर्म करेगी तो डेफिनेटली आपकी ट्रेड अच्छी होगी। इसीलिए ये आपको रिटेल सेल्स एंड हाउसिंग डाटा जरूरी पढ़ना चाहिए कि क्या होता है। उसके ये रिपोर्ट्स होती हैं जो जनरेट करती हैं। नेक्स्ट जो है जी वो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी कई तरह के होते हैं जो उस मुल्क में परफॉर्म कर रहे हैं, जिस मुल्क की करेंसी में आपने ट्रेड करना होता है। लेट्स से इलेक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट ट्रेड की पॉलिसी चेंज कर देती है। उसके अलावा कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, टेंशंस होती है रीजन के अंदर। अगर कोई रीजन के अंदर टेंशन स्टार्ट हुई थी, जिस तरह यूक्रेन की और रशिया की जंग स्टार्ट हुई थी, तो उससे उन दिनों फॉरेक्स मार्केट में बड़ा अनसर्टेनिटी थी और अनरेस्ट होता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट को टॉपल करने लगता है, अगर कोई दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं वो गवर्नमेंट को टॉपल करती है, तो पॉलिटिकल अनरेस्ट आ जाता है कि जो आपके मुल्क में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होती है वो अनस्टेबल हो जाती है, और अनस्टेबल होती है तो आपकी इकोनॉमी वीक होती है, आपकी करेंसी वीक होती है, तो उस करेंसी में ट्रेड नहीं किया जाए तो बेहतर है। तो ये सारी चीजें आपको उस मुल्क के बारे में पता होनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए एंड देन आप उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। इसी तरीके से कंपनी की अर्निंग्स, अगला मैं आपको बताता हूँ जी ट्रेडिंग कंपनी अर्निंग्स के बारे में। ये क्या होती है, ये भी फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है किसी भी कंपनी में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। उस कंपनी की परफॉर्मेंस में आपने सबसे पहले इजीएस्ट थिंग जो आपने उसकी बैलेंस शीट या उसकी रिपोर्ट्स निकलेंगी, पीएनएल रिपोर्ट्स निकलेंगी एनुअल बेसिस के ऊपर, ऑडिट रिपोर्ट्स, तो उसको देख के आपको डिसीजन लेना होता है कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। उसमें जो मेजर डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स होते हैं उसमें ये होता है कि आपने कंपनी की टर्नओवर देखना है, पिछले साल से कंपनी की सेल्स बेहतर रही है,
बेहतर परफॉर्म किया इट मींस इसका स्टॉक बेहतर परफॉर्म करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर थी पिछले साल से इस दफा, तो इसका मतलब प्रॉफिट बेहतर हुआ, जनरेट हुआ, तो स्टॉक बेहतर होगा, स्टॉक बेहतर होगा तो इसकी प्राइसेस बेहतर इन परफॉर्म करेंगे। इस तरह डिविडेंड पेमेंट्स के ऊपर होता है कि कंपनी की इंटेंशन है डिविडेंड्स देने की। अगर तो स्टॉक्स के ऊपर इंटेंशन होती है डिविडेंड, तो आप स्टॉक्स परचेज करते हैं ताकि आप डिविडेंड्स ले सकें। ये हर स्टॉक के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कैपिटल गेन वाले स्टॉक्स होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनके डिविडेंड होता है। तो वो आप डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर कि वो इन्वेस्टर किस चीज के ऊपर लेना चाहता है। लेट्स से वो डिविडेंड्स लेना चाहता है, अगर अभी कैपिटल के मार्केट इतनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो डिविडेंड्स बेहतर रहते हैं, तो डिविडेंड्स। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्टर डीलिंग्स होती है। ये पीएनएल बैलेंस शीट में आपको नहीं मिलेगी, पर ये नोट्स में आपको दिखाया जाता है। इसमें होता है कि डायरेक्टर की या कंपनी के ओनर्स की क्या इंटेंशन है कंपनी के बारे में, कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये कंपनी ने ग्रो करना है, कंपनी को आगे क्या इसकी बुलिश ट्रेंड जाएगा, बेरिश ट्रेंड जाएगा, वो इस डिपेंड पे होता है, बेसिस पे होता है, डिपेंड कर रहा होता है कि कंपनी ने आगे क्या डिसीजन मेकिंग करनी है। तो ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं एक फॉरेक्स ट्रेडर को लेने के लिए, कि वो फॉरेक्स ट्रेडर इसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिस के ऊपर इसकी स्टडी करता है और इसकी बेसिस के ऊपर चेक करता है कि ये जो है बेहतर परफॉर्म करेगा स्टॉक के नहीं करेगा, ये फॉरेक्स करेंसी बेहतर परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। ये सारी चीजें एक फॉरेक्स ट्रेडर या स्टॉक ट्रेडर इसको डिस्कस करता है बिफोर मेकिंग एनी ट्रेड।